हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनु रानी। आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों को जब ये कोर्स की शुरुआत की थी तो हमने 13 जनवरी को बहुत डिटेल में समझा था। पहली बात तो ये हमारा कोर्स होने क्या वाला है, रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स। दूसरी बात, हम इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें सो दैट हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो यहाँ पर निकाल सकें। मैंने आप लोगों को रिविजन से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी कि हमने जो यहाँ पर पहले दिन पढ़ा है हम उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम 7th डे पे फिर से उसका रिवीजन करेंगे सो दैट हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बन सके। उसके बाद हम 1 मंथ कंप्लीट होने पर उसको रिवाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट हम 3 महीने या 2 महीने की रिवीजन भी उसको करते हुए सो दैट इससे हमारी 4-5 रिवीजन भी हो जाएंगे। और हमारा जो साइंटिफिक तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का, जो कि एक मेमोरी ग्राफ होता है, मेमोरी ग्राफ कैसे होता है चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यूजुअली क्या होता है ना, जब मैं ये आपको ग्राफ बना के यहाँ पर दिखा रही हूँ, दिस इज़ द ग्राफ। ये ग्राफ का मतलब होता है कि यहाँ पर है डेज, ओके, और यहाँ पर है नंबर ऑफ रिवीजन। तो नंबर ऑफ रिवीजन जब आप कर रही हैं, पहले दिन आपकी जो मेमोरी थी वो कितनी थी, और यहाँ पर हम मेमोरी लिखेंगे, ओके। सो नंबर ऑफ रिवीजन के साथ साथ हमारी मेमोरी कैसे बढ़ती जाती है। मान लीजिए ये हमारी मेमोरी यहाँ पर थी 20%, देन 40%, देन इट इज़ 60, 80 एज वेल एज 100। तो जब आप पहला रिवीजन करते हैं ना तो हमारी मेमोरी स्पाइक करती है। कैसे स्पाइक करती है कि हमारी मेमोरी जो थी वो यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद में इसको रिवाइज नहीं करेंगे, पहले तो आपको फर्स्ट डे के बाद में सेकंड डे ही रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो वो नीचे आने लगती है। फिर जब आपने यहाँ पर सेकंड डे पे रिवीजन किया तो फिर से स्पाइक करेगी, ऊपर जाएगी। फिर आप इसको 7th डे पे रिवाइज करेंगे, फिर से स्पाइक जाएगी। और फिर अगर आप 1 महीने बाद करेंगे तो फिर से ऊपर जाएगी। और ये धीरे धीरे आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसके अंदर इंडल्ज हो जाएगी। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कैसे आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है लेकिन आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने पढ़ा तो था उसको, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, आपने जो टाइम पीरियड होना चाहिए था साइंटिफिकली माइंड के लिए वो उसको नहीं दिया। खैर मैंने आप लोगों को ये समझा भी दिया था, लेकिन फिर भी मुझे फील हुआ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि मैं सही में आप लोगों को ये बात भी बताऊं कि कैसे हमें रिवीजन जो है वो करना चाहिए। इसके साथ साथ में रिवीजन करवाऊँ भी, हो सकता है कि आप लोग रिवाइज ना कर पा रहे हो, सो क्योंकि मैंने ज़िम्मा अब उठा ही लिया है तो इससे पीछे क्या हटना, राइट। खैर रिवीजन के लिए आप लोगों के पास में नोट्स भी होंगे जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप @UPSC Sprint 21 पर भी मिल जाएंगे, जो कि हैंड रिटन एज वेल एज टाइप, दोनों टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सब्जेक्ट। एनीवे अभी हम स्टार्ट करते हैं, वरना फिर से कोई कमेंट लिखेगा कि वीडियो स्टार्ट टाइम एट दैट टाइम। ओके सॉरी फॉर द जॉक, आई नो इट वॉज लेम। एनीवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। नाउ मैं काफ़ी डिटेल में आपको ये पहली वीडियो में ही समझा चुकी हूँ जब मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करवाया था, और उसके बाद सेकंड वीडियो में भी हमने इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी। सो बड़े आराम से हम एक एक चीज़ को फैक्ट टू फैक्ट अभी लेकर चलेंगे, बिकॉज सर रिविजन वीडियो है, अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट हमें पता है कब आया था। हम देखते हैं 1773 के अंदर जब ब्रिटिश इंडिया के एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहे थे तो उस समय पर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो बंगाल का रीजन है वो भी जीत लिया गया था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ पर शाह आलम II जो थे वो हार चुके थे, और उसके साथ में जो एक काइंड ऑफ इमेज थी मुग़ल एम्पायर की, कि एक मुग़ल एम्पायर है एंड एक मुग़ल एम्परर है जो कि इंडिया का कम्प्लीटली एम्परर जिसको माना जाता था आफ्टर द टाइम ऑफ औरंगजेब, तो वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की नज़रों में ब्रेक होने लगे। इससे अलावा इसकी और भी हिस्ट्री है कि कैसे 1608 के अंदर हम देख पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आती है। देन उसके बाद 1611 के आसपास में इनको परमिशन मिलती है कि ये जो मुग़ल एम्पायर है वहाँ पर अपनी अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाके देखते हैं कि कैसे 1717 के अंदर यहाँ पर इनको क्या मिलता है, फरमान भी मिल जाता है जिसको फारूक सियार फरमान के नाम से जाना जाता है। एंड दैट फरमान गिव देम परमिशन अगेन कि ये जो ट्रेड है वो भी कर सकते हैं इनके पूरे के पूरे मुग़ल एम्पायर के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी इनकी टेरिटरी, और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा टाइम आगे आ चुका है। 1717 से लेके हम बात करें 1773 की, चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं, लेकिन ये सब मैं आपको क्योंकि पहले समझा चुकी हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम समझेंगे, तो उसमें ना जाते हुए अब हम आएंगे कि इस समय पे ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो
रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब है? रेगुलेट करना, किसी चीज़ का अधिनियमन करना। रेगुलेशन क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू वर्ड्स विच आर यूज्ड यूजुअली टुगेदर। रूल्स का क्या मतलब है? कुछ कानून बनाने जो आपको मानने मैंडेटरी है ना। रेगुलेशन का मतलब होता है कि जो मानने चाहिए, हो सकता है कि उनका लीगल इफेक्ट ना हो, राइट? तो लीगल इफेक्ट यूजुअली नहीं होता, बट यहाँ पे इसका लीगल इफेक्ट हमें देखने को कुछ मिलेगा। चलिए समझते हैं। देखिए 1773 के अंदर में हम देख पाते हैं कि जब लड़ाई होती है 1757 की, हमने देखा था प्लासी की, उसके बाद वो अक्सर की देखते हैं, तो उसके कई कारण हुए थे। प्लासी में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स को परमिट सिस्टम दिया गया था या फरमान के अंदर जो उनको ट्रेड करना था, उसमें जो ब्रिटिशर्स के प्राइवेट ऑफिशियल थे वो अपना ट्रेड भी करवा ले जाते थे, सिर्फ कंपनी का ट्रेड नहीं। तो ये फ़ायदा किसने दिया था? ये तो ऑलरेडी उनको परमिशन दी हुई थी, क्योंकि पहले इनके पास कंपनी को, इनके एम्प्लॉयज़ को देने के लिए उतना ज़्यादा पैसा था नहीं। इन्होंने बोला इंडिया चलो खुद का प्राइवेट ट्रेड कर लेना, तुम लोग मस्त कमाओगे। तो यहाँ से इसमें करप्शन आ गया था। अब करप्शन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है, राइट? पहले तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा सा होल्ड बढ़ने लगा तो ये कंपनी के लिए ही नुकसानदायक होने लगा। अब ये क्वेश्चंस और इनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इंडिया में इसकी मतलब इंडियंस के लिए कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रही है, सिर्फ ब्रिटिशर्स को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। चलिए आप समझते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या रही है। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रेगुलेट करने का डिसीजन ले लिया था। इन्होंने पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो डिमार्केट कर दिए गए थे कि अब तुम लोगों ने बंगाल को जीत लिया। एंड बंगाल वॉज नॉट टुडेज बंगाल। बंगाल उस समय का वो रीजन था जिसमें उड़ीसा भी आता था, जिसमें बिहार भी आता था, जिसके अंदर आसाम भी आता था और वेस्ट बंगाल भी आता था। सोचिए कितनी बड़ी टेरिटरी की यहाँ पर बात हो रही है। दैट इज़ वाई रॉबर्ट क्लाइव को इसके लिए काफ़ी सारा हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इज्जत था, सम्मान था, वो भी दिया गया। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव वापस गए ना बंगाल को जीतने के बाद में, तब हमें ये भी समझ में आता है कि उनके ऊपर करप्शन के भी एलिगेशन लगे थे। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव ने आई थिंक अराउंड 54 की एज के अंदर, और जब उनके पास इतना पैसा हो गया था, इतना पैसा हो गया था इंडिया से आने के लिए, कि उन्होंने एज अ मिनिस्टर के लिए भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ा और सब कुछ कर लिया गया था। एलिगेशन से वो फ्री भी हो गए थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया था। एनीवे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ पर नहीं छेड़ते हैं। बताने का थोड़ी सी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको याद रखने में रेलिवेंट यहाँ पर फील हो, बार बार याद आए कि अच्छा ये तो वही आदमी था ना, अच्छा इसने बंगाल जीता था, फिर इसके बाद ये वापस चला गया था, फिर इनको रेगुलेट करने के लिए उसके ऊपर क्योंकि करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे, तो यहाँ पर भी करप्शन हो रहा था तो उनको लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया गया था। देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन है वो भी फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? फीचर्स में समझते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे दिखाई देगा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 और ऐसा हमें काइंड ऑफ प्रोविंशियल सिस्टम दिखाई देता था, जिसमें हम क्या देख पाते हैं? बंगाल को देख पाएंगे, बॉम्बे को देख पाएंगे, एज वेल एज मद्रास को। तो ये 3 इनके टाइट होल्ड बन चुके थे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के लिए, और तीनों जगह के खुद के गवर्नर होते थे, तीनों के अपने खुद का एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था। बट यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर अब होंगे उनके सब ऑर्डिनेट कर दिया जाता है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को। हालांकि इन्होंने फिर माना नहीं, वो हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे जब ये कंप्लीट तरीके से इनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर से इसमें बदलाव आएगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनेंगे और चीज़ें और बदलेंगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको 4 मेंबर की एक काउंसिल भी बना कर दी। काउंसिल का सीधा सीधा मतलब होता है पार्षद। तो आज के टाइम पे आप क्या देख रहे हैं? देखिए आज आपको पता है कि यूजुअली स्टेट लेजिस्लेचर में चले जाइए, कर्नाटका का एग्जाम्पल हम देते हैं, महाराष्ट्र का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये काउंसिल के साथ में है। तो कुछ स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेचर होता है, राइट, सिर्फ परिषद होती है, और कुछ स्टेट जो होती है उसमें काउंसिल भी होती है। काउंसिल इज़ नथिंग, जस्ट अ ग्रुप आप मान सकते हो लोगों का जिसका काम है एडवाइस करना। तो यहाँ पर तो जो काउंसिल सच में बनी थी उसका काम ही ये था कि वो गवर्नर जनरल को एडवाइस करेंगे
इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑफिसर थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको प्राइवेट ट्रेड के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप लोग प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले जो गवर्नर जनरल बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वो क्योंकि यहाँ से अभी रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी जा चुके हैं और उनके जाने के बाद में ये जो आया था, तो उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। एंड ऐसा नहीं है कि उनको गवर्नर जनरल बनाने के लिए भेजा गया, नहीं, वो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले से ही थे, बस उनका जो प्रमोशन था वो काइंड ऑफ यहाँ पर हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर में। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे, तो 4 लोगों की स्ट्रेंथ के साथ में ये सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल यूरोपियन जो पीपल है या यूरोपियन जो ऑफिशियल्स थे उनको यहाँ पर अगर उनके ऊपर कोई केस लगा है, फॉर एग्जांपल अबाउट द करप्शन, तो ये उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया था। तो दैट इज़ वाई दिस वाज नोन एज सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैंने आप लोगों को इस स्टोरी सुनाई थी कि पिट ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने सोचा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमें इंडिया को अपने अंडर में लेकर आना चाहिए, और उसके लिए क्या करेंगे, हम इंडिया को गवर्नर जनरल की वो जो उपाधियाँ हैं वो हम सोचेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह बनाएंगे, थोड़े पॉलिटिकल अफेयर्स को बढ़ाएंगे। तो ये सब पिट उस टाइम पर सोच रहे थे। एनीवे इस समय पर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस जो थे कंपनी के, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी का भी क्या था ना, होल्ड बढ़ रहा था। तो इनको लग रहा था कि पॉलिटिकली भी एडमिनिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोचिए 1784 का ये टाइम चल रहा है, कंपनी इस टाइम पे अपनी बहुत सारी जो खास करके बफर स्टेट वाली पॉलिसी है उनको इस्तेमाल कर रही है। बफर स्टेट का क्या मतलब है, बफर स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट को वो क्या दे रही है, सब ऑर्डिनेंस दे रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हम सुरक्षा देंगे, आप हमारे आर्मी जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप फ्रेंच के साथ में हाथ मत मिलाइएगा। इवन यही वो टाइम चल रहा है जब हम देखते हैं कि एंग्लो मैसूर वॉर्स भी चल रही हैं ऊपर अलग अलग, यानी कि टीपू सुल्तान के साथ में लड़ाइयाँ चल रही हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जो फादर रहे हैं टीपू सुल्तान के, उनके साथ में लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ चल रही हैं। फ्रेंच के साथ में रिवैलरी चल रही है, वो उनका साथ दे रहे हैं जो इनके खिलाफ एंग्लो के साथ में। तो इस समय पे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। सो इसी वजह से उनके पॉलिटिकल सिस्टम जो है या जो फंक्शंस है उनको अलग कर दिया जाता है, और जो कमर्शियल फंक्शंस है उनको अलग कर दिया जाता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि कितना वैल्यूड ये उस समय पे रहा होगा, कितना इम्पोर्टेंट ये उस समय पे रहा होगा कि हाँ हम दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कमर्शियल अफेयर जो थे उनको कौन संभालेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन फिर ये लोग कौन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए ये जो अलग अलग बनाए गए हैं ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है फॉर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कमर्शियल को वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे। ये एक्चुअली के अंदर में बैठे होते थे ब्रिटेन में ही, इंडिया में नहीं आते थे। तो ब्रिटेन में ये लोग बैठे हुए थे, तो वहीं पर इनको डिवाइड करके 2 जगहों पर बना दिया गया ना। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सुपरवाइज करता था गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू के ऊपर जो जो ऑपरेशन उन्होंने किए, क्योंकि इसका काम क्या था, पॉलिटिकल काम था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका कंप्लीट कंट्रोल हम कंपनी के अफेयर्स पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि 1857 में जब क्राउन के अंडर में चीज़ें आती हैं, उससे पहले ब्रिटिश जो यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट थी, उनके अंडर में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो चार्टर एक्ट 1833 को देखेंगे। इसके भी कुछ फीचर्स रहे हैं, जैसे इसमें पहले बताया ना कि जब पिट आते हैं तो उन्होंने सोचा कि ठीक है पहले मैं इन चीज़ों को डिवाइड करता हूँ, और फिर उसके बाद में ही बहुत जल्दी क्या होगा कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इनको बना दिया जाएगा कि हाँ पॉलिटिकल सिस्टम आर मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि 1833 का टाइम चल रहा है। जो मैसूर है वो उनके अंडर में आ चुका है। अफ़गानिस्तान में वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हमला वगैरह करेंगे, एंड मतलब बहुत सारा जो एरिया है, मोस्टली जो इंडिया के अंदर का आज की प्रेजेंट डे का इंडिया के अंदर का एरिया है, वो काफ़ी सारा इनके अंडर में ऑलरेडी आ चुका है। अब इनको बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करनी है। फ्रेंच को देखेंगे तो फ्रेंच ऑलरेडी यहाँ पर वीक होकर जा चुकी हैं। डच पहले ही इंडोनेशिया की तरफ ऑलरेडी चले गए थे, डेन्स वगैरह।
सो अब ये सोल एकदम से हमें दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी यहाँ पर काइंड ऑफ बची हुई है। हाँ, छोटे छोटे युद्ध इन्हें अभी भी करने हैं, पंजाब को ये लोग हैंडल कर रहे हैं, रणजीत सिंह का टाइम चल रहा है अभी साथ में, उसके बाद ये अफगानिस्तान को करेंगे, नेपाल को करेंगे, वगैरह वगैरह, तो वो सारा टाइम रहता है। बट इनसाइड द पॉलिटिकल अरेना ऑफ द इंडिया ये लोग क्या कर सके, अपना खासा अच्छा खासा होल्ड बना चुके हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर होते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास में सबसे बड़ी टेरिटरी ही क्या थी उस टाइम पे। 1773 की जब बात हो रही है तो बंगाल सबसे बड़ा था, बट राइट नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया जो है वो इनके अंडर में आ ही चुका है। सो दैट इज़ वाई इसको याद रख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। बॉम्बे और जो मद्रास था उनकी जो प्रेसिडेंसियाँ होती थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे जब 1784 का यहाँ पर एक्ट आता है तो उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा था कि सेंट्रलाइजेशन की नींव वहाँ से शुरुआत होगी, या 1773 से भी हम सेंट्रलाइजेशन थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मद्रास और जो बॉम्बे है उनकी लेजिस्लेटिव पावर, उनकी कानून बनाने की शक्तियों को ही छीन लिया गया है। तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। गवर्नर जनरल जो थे उनको कंप्लीट कंट्रोल मिलता है सिविल एज वेल एज मिलिट्री अफेयर के ऊपर। एक लॉ मेंबर को यहाँ पर ऐड किया जाता है एज 4th मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जो कि मैकॉले के अंडर में बनेगा। लॉज जो थे उनको एज अ एक्ट की तरह बनाया जाएगा, जो एक्ट से बनेंगे और उनको एक्ट ही दिया जाएगा। पहले उनको सिर्फ रेगुलेशन के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एंड करना होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये क्या रह जाएगी अब, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगेन पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो एक्ट था एक्चुअली में इसने कोशिश की थी कि ओपन कंपटीशन लेके आए सिविल सर्विसेज के लिए 1833 में, बट ये हो नहीं पाया, तो इसी वजह से ये फेल रहा पूरा का पूरा सिस्टम। फिर हम 1853 के चार्टर एक्ट को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक सेपरेट गवर्नर जो थे बंगाल के लिए उनको अपॉइंट किया गया। जो कंपनी का रूल था वो एक्चुअली के अंदर में पहले जो बंगाल के ही गवर्नर थे वो क्या बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहेंगे और जो बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर भी बनेंगे, क्योंकि और सारी जो प्रेसिडेंसी थी, अभी तक प्रेसिडेंसीज भी तो बढ़ चुकी थी ना। प्रेसिडेंसीज में अगर मैं आपको बताऊँ कि कैसे जब 1950 में भी हम पहुँचे थे तो लगभग 8 ऐसी प्रेसिडेंसीज थी जो ब्रिटिश इंडिया से ऑलरेडी ले गई थी, जिसमें आसाम भी आता था। खैर अभी तक हम देखते हैं कि बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ है, बट आगे जाके बंगाल का पार्टीशन होगा तो वहाँ पर उड़ीसा बन जाएगा, आसाम बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे जो अदर मद्रास एंड बॉम्बे का रीजन था वो भी इनका हो चुका था। पंजाब इनके पास में था, यूनाइटेड जो वेस्ट फ्रंटियर यूनाइटेड प्रोविंस है वो इनके अंडर आ चुके थे। तो बहुत सारे आप इनको आज के समय की स्टेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे इनके पास में जब एक एक जो थी स्टेट होती थी काइंड ऑफ, जिनको प्रेसिडेंसीज के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात यह है कि आज भी तो हम अपनी स्टेट में क्या बैठाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चीफ मिनिस्टर को बैठाते हैं, राइट। तो उस टाइम पे क्या था, गवर्नर था, वो उसी तरीके से काम कर रहे थे। उनकी छोटी छोटी काउंसिल्स होती थी 5 मेंबर्स की, फिर धीरे धीरे 60 मेंबर की काउंसिल भी होने लगी कि ठीक है आप काम कर दीजिएगा। सेंट्रल या जो यूनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी या एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें कम मेंबर होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जाएंगी, तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। खैर इन्होंने कंपनी का जो रूल था वो एक्चुअली में इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर में एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन ऑफ टेन्योर नहीं होगा गवर्नर के लिए। इन्होंने लेजिस्लेटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उसको भी थोड़ा सा अलग अलग कर दिया कि ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको भी देती हूँ। अभी तक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक बात है। फिर उनकी 2 शक्तियों को बांटा गया, ठीक है। पहले केवल उनके पास में ये दोनों ही शक्तियाँ थी, लेजिस्लेटिव भी थी, एग्जीक्यूटिव भी थी, एक ही साथ दोनों का काम हो रहा था। अब इसको डिवाइड कर दिया गया। क्यों किया गया होगा, क्योंकि काम बड़ा होगा। काम बड़ा होगा कैसे, देखिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी हमारी, तो पहले उसमें क्या किया गया था, उसको भी तो डिवाइड किया गया था ना। उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली अलग थी एंड फिर एग्जीक्यूटिव असेंबली जो थी वो, सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अलग थी। तो जब काम बढ़ता जाता, पहले आप एक चीज़ बनाते हो उसको सेपरेट करने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन सुधार जब लाते हो, जब लगातार चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद में। अब हम एक ऐसा फीचर भी देखेंगे 1858 के बाद में, जब डिसेंट्रलाइजेशन होना दोबारा से शुरू हो जाएगा। बॉम्बे और जो मद्रास की पावर्स है वो उनको वापस दे दी जाएंगी। सो ये काफ़ी सारे चेंज ऐसे ही आते रहेंगे। तो पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ,
एक ही जगह पे सारी की सारी पावर आई। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ बढ़ेंगे, अभी काउंसिल एक्ट जब आगे आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब इंडियंस भी पावर चाहते हैं। तो अब इंडियंस के हिसाब से थोड़े थोड़े एक्ट आएंगे और मोस्टली उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्या होगी, क्या काउंसिल्स की शक्तियाँ जो हों उससे बढ़ी एक्ट से बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा, कौन कौन से इंडियंस आए। तो ये खैर मॉडरेट्स जो थे, जब आप मॉडर्न स्टेज समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक फेज़ आता है मॉडरेट्स का भी। कब आता है? 1885 से लेकर 1905 तक का ये टाइम हम देख पाते हैं, जिसके अंदर जो नरम दल के नाम से जाना जाता है, और जब कांग्रेस बन जाती है तो वो लगातार गवर्नमेंट को बोलती रहती है कि हमें भी इंक्लूड करो, दिस इज़ इंडिया एंड वी आर ऑल्सो द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमें भी यहाँ पर क्या चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा चाहिए। तो उसी चीज़ को करने के लिए, सो दैट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, अपनी तरफ रखने के लिए 1857 सबको याद था, तो ऐसे एक्ट बार बार लाए जा रहे थे। खैर 1853 में और क्या होता है? ओपन कंपटीशन। देखिए 1883 में ट्राई किया गया था, कोशिश की गई थी, लेकिन जब यहाँ पर लोगों ने कोशिश की, जब लोगों ने बोला कि नहीं इंडियंस को भी जगह चाहिए, तो हम देखते हैं कि इंडियंस के लिए ओपन कंपटीशन को रिक्रूट किया गया सिविल सर्विसेज में। मैकॉले की जो कमेटी थी वो 1854 के अंदर यहाँ पर अपॉइंट की गई थी इस काम के लिए, और फिर वो 1-1.5 साल के अंदर अपना रिजल्ट भी दे देती है और बोलती भी है कि ऐसा करना चाहिए। बट यहाँ पर भी एक काम होता है कि सिविल सर्विस में जो सब ऑर्डिनेट जॉब थी वो इंडियंस के लिए थी, और जो ऑफिशियल यानी कि बड़ी जो पोस्ट थी वो एक्चुअली में इंडियंस को मिलती ही नहीं थी। तो खैर इसके लिए भी फिर से हम आगे बढ़ेंगे और ये भी आगे जाकर सुधरेगा। एनीवे, जो नंबर ऑफ कोर्ट डायरेक्टर्स थे उनको घटा दिया था। पहले वो 24 होते थे, और ये कोर्ट डायरेक्टर कहाँ पे बैठेंगे? ब्रिटेन में, राइट। इनके नंबर को घटाकर 18 कर दिया था। लेजिस्लेशन जो है उसको एक सेपरेट एंटिटी बना दिया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन की गई थी। अगेन मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर कि गवर्नर जनरल की जो पावर्स है उनको क्या कर दिया गया था? डिवाइड किया गया था। तो उनके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन हुई, और इसका काइंड ऑफ फंक्शन था एक मिनी पार्लियामेंट की तरह, जिसका काम था कानून बनाना। तो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर सबसे पहले आते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया जाता है। 4 मेंबर जो थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से थे। अब एक मद्रास से था, एक बॉम्बे से था, एक बंगाल से, एक आगरा से। तो लोकल का मतलब यहाँ पर ये मत मानिएगा कि इंडियंस का नहीं, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन था वो खुद ही, जैसे कि जीएसटी काउंसिल सोचिए आप लोग, ठीक है। तो जीएसटी की जो काउंसिल होती है उसमें कैसे काम चलता है? उसके अंदर जीएसटी का यानी कि हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक और ऐसे मेंबर होते हैं जो सेंटर की तरफ से आते हैं, और उसके अलावा हर स्टेट का या तो सीएम वहाँ पर आएगा या उनके नॉमिनेटेड करने के बाद में कोई और आएगा उनके लिए और उस काउंसिल को बनाएगा, राइट। फिर वो लोग मिलेंगे, सोचेंगे क्या क्या करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट के अधिकारों में भी कानून बन रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव जब काउंसिल बनी ही है तो वो सभी की सभी प्रेसिडेंसीज को भी यहाँ पर क्या करेगी? प्रभावित करेगी। कानून वही बनाने वाले हैं। तो यहाँ से 2 मेंबर ऐसे थे जो यूनियन से ऑलरेडी जो गवर्नर की काउंसिल होती थी उससे लिए गए, और 4 मेंबर ऐसे थे जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, अब जो एक नई प्रेसिडेंसी बन चुकी है, वहाँ से लिए जाते थे। 2 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश के द्वारा ही अपॉइंट किए जा रहे थे, ठीक है। चलिए, फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और अब ये क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए भी आया था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके लाने का रीज़न क्या था? इसके लाने का रीज़न था ऑब्वियसली 1857 का रेवोल्यूशन। जब ये सब हो रहा था तो ब्रिटेन में लोगों को सच में लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा। सो उस चीज़ को चेंज करने के लिए चीज़ें लाएगी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको पूर्ण तरीके से अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उनकी जो पहले ही एक्चुअली उनकी जो मोनोपोली थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। पहले उनको चाइना और टी का जो ट्रेड है और उसका परमिशन दिया था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1853 तक वो भी ख़त्म हो चुका था। फिर अब 1858 में वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनको भी हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाए ना। अब आप खुद मान के चलिए कि आपने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के प्रति जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, अगर उसके खिलाफ विरोध हो रहा है और आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है, तो आप भी तो सोचेंगे ना कि अब हमें चेंज करना चाहिए। ईजी एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए आपने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल जो आपने बनाया उस पर आप पूरा साल अटके रहे, आपने पूरा निभाया भी, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगेगा ना कि इस टाइम टेबल को हटाओ। एक बार दोबारा से मैं सोचता हूँ कि हमने क्या क्या गलतियाँ की और फिर हम दोबारा से कुछ नया करते हैं। यही किया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। उन्होंने जो भी उनका पहले का सिस्टम था उसको हटाया। दूसरी बात, उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उसका नाम चेंज किया और उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया का क्या मतलब है?
वाइसरॉय का सीधा सीधा मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ द क्राउन, यानी कि अब जो रानी है वहाँ की, जो उन्होंने एक और टाइटल ले लिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया का, और अब वो उसको अपने जो ब्रिटेन है उसका भाग मान रहे हैं, और उसका जो पूरा का पूरा होल्ड होगा वो किसके अंडर में होगा, वो रानी के अंडर में होगा। टेरिटरी पूरी की पूरी उन्हीं की है। टेरिटोरियल पोजीशन पिट के टाइम पे ही ऑलरेडी ये सब कुछ आ चुका था कि प्राइम मिनिस्टर जब वो बनते हैं कि नहीं नहीं इंडिया की टेरिटरी हमारी ही होगी। लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट फंक्शनिंग कहाँ से होगी, गवर्नमेंट और क्राउन की तरफ से यहाँ पर होने वाली होगी। इसके लिए क्या किया गया, अब आप खुद ही सोचिए इसके लिए क्या होगा, यानी कि क्योंकि ये डायरेक्टली पार्लियामेंट से और क्राउन से हो रहा है, और क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि किंग कैन मेक नो मिस्टेक, राजा रानी की कोई गलती नहीं हो सकती। अगर उन्होंने किसी भी चीज़ पे साइन किया है तो जो साइन उनके पास वो लेकर गए थे, जो मिनिस्टर होंगे वो भी MP वगैरह होंगे वो भी उस पर साइन करते हैं कि कल को अगर इसमें कुछ मिस्टेक होती है तो गलती या उसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए, MP को मिलनी चाहिए, ना कि किंग और क्वीन को। सो वही हाल है। तो ऑफिस कहाँ पर बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। पार्लियामेंट में क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि इंडियन अफेयर्स के लिए इसको बनाया गया, इसको एक अलग से ऑफिस दिया गया, और साथ में इसकी खुद की काउंसिल भी इसको दी गई, एडवाइजरी काउंसिल जिसको बोला जाता है, और उसमें 15 मेंबर थे, और इनका काम भी क्या था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर इसको सेक्रेटरी को माना जाता था, और इसको पूरा का पूरा वाइसरॉय जो है उसके ऊपर कंप्लीट यहाँ पर सिविल एंड रेवेन्यू जो भी होंगे कंट्रोल, वो इसको कंप्लीटली देखने तो यहाँ पर इनका जो कंट्रोल है वो ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग बनेंगे, और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के। फिर हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। अब 1861 तक का टाइम आ गया है। देखिए जब 1857 की बात चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, जैसे कि विलियम बेंटिक की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, विलियम ने जो सबॉर्डिनेट किया था यहाँ पर लोगों को, उसमें राजाओं को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। पहले तो किंग बड़ा खुश हो रहे थे, कह रहे थे देखिए मेरे नाम के अंदर ही विल है, मैं आप लोगों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, ये सब चल रहा था। लेकिन काइंड ऑफ फिर उनको समझ में आने लगा कि ये तो हमसे हमारी टेरिटरी छीन रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि आगे चीज़ें बनती हैं, डलहौजी वगैरह आते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर 1857 से पहले जैसे कि डलहौजी की क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर आई हुई थी, यानी कि अगर आपका बच्चा है जो गोद लिया हुआ है हम उसको नहीं मानेंगे, तो ये सारी चीज़ें कर करके इन्होंने राजाओं को परेशान कर दिया था, यानी कि प्रिंसेस जो होते थे उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया। फिर जमींदारी सिस्टम में हम देखेंगे कमियाँ थी रेवेन्यू के लिए, क्योंकि जमींदारी में भी परमानेंट सेटलमेंट ये लेकर आए जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर रेवतवारी लेकर आते हैं, ये ऐसे ही जो सिस्टम है वो लेकर आए थे। और इन सिस्टम्स में ये क्या करते थे कि जमींदार खास करके परमानेंट सेटलमेंट के अंदर भी इन्होंने सिस्टम बनाया कि 10 साल में 5 साल के लिए हम आपको ज़मींदारी देंगे, और इस ज़मींदारी को आपको शाम को इतने समय तक जो पैसा आप इकट्ठा करेंगे आप बोली लगाएंगे कि हम इतना पैसा दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा जिसकी बिडिंग होगी उसको ज़मींदारी मिल जाएगी, और उसके बाद में उसको हमें इतना जो अमाउंट है वो ला कर दे देना। मान लो 10 लाख एक बारी मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जो एग्रीकल्चर उसमें एडवांसमेंट होगा हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब वो टाइम पे नहीं दे पाते थे, सनसेट सिस्टम इसको बोला जाता था कि अगर सूर्य जो अस्त है उसके होने से पहले इस तारीख को अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा, उनकी जो ज़मींदारी थी वो बेच दी जाती थी, उनसे छीन ली जाती थी, तो उससे उनका ऑब्वियसली मतलब मॉनेटरी नुकसान तो होता ही था, लेकिन स्टेटस का नुकसान कितना होगा आसपास के अंदर, आप खुद ही सोच के देखिए। वो लोग इनसे नाराज़ थे। फिर हमें पता है कि जो इमीडिएट कोच थे उसमें जो सिपोही थे वो इनसे नाराज़ थे, और उसके भी बहुत सारे कारण हैं। तो इन्होंने हर जगह पर बदलाव किए। इन्होंने ज़मींदारों से दोस्ती की, उनको जो उनकी ज़मींदार या ताल्लुकदार जो थे उनको वापस किया, प्रिंसेस को परमिशन दी कि ठीक है आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो हम ये थोड़ा सा इस एटीट्यूड में आ गए थे कि हमें रिवोल्ट नहीं चाहिए। अब इंडियन मॉडरेट्स आ चुके थे, अब इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स आ चुके थे 1857 तक। वैसे 1833 में ही हम देखते हैं कि कैसे राजा राम मोहन जो हैं वो उस टाइम पे काम कर रहे थे। एजुकेशन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी थी। इवन एजुकेशन जो थी वो तो हम देखते हैं कि कैसे 1781 का जो एक्ट था उसी के अंदर 1 लाख रुपये एक्चुअली उसमें डाल दिए गए थे कि ठीक है आप पढ़ाई भी यहाँ पर करवाइए। कुछ कॉलेजेस हो गए थे 3-4, तो लोग पढ़ रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स चाहते थे। और इसी समय तक हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़े थोड़े मॉडरेट्स आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक INC नहीं बनी है, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेटेड इंडियंस थे जो अब
चेंज चाहते हैं। तो उसी चेंज के चक्कर में हम देखते हैं यहाँ पर कैसे काउंसिल एक्ट आएगा, और 1861 का तो एक्ट आएगा ही आएगा। इसके बाद में जब 1882 का एक्ट आता है ना, तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट मॉडरेट्स को ही मिलता है। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे एंड मद्रास की, वो वापस दे दी। देखिए मैंने आपको बताया ना 1853 के अंदर में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट तरीके से हो चुका है। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा फिर से शुरू होगा। फिर वाइसरॉय जो थे वो इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है अपनी काउंसिल का बना सकते थे। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर है उनके पास में शक्तियाँ कम थी, जैसे कि बहुत सारे भी नहीं थे, अभी तो सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो बन सकता था। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई गई, जैसे कि बंगाल में 1862 में बनाई गई, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो वो 1866 में बनता है, पंजाब 1897 में बनाया जाता है। तो मैंने आपको जो 8 पहले बनाई थी वो धीरे धीरे ऐसे बन रही हैं। वाइसरॉय जो था उनको रूल दिया गया कि वो कोई भी रूल्स एंड जो ऑर्डर्स है उनको बना सकते हैं, उनको एम्पावर किया गया। वाइसरॉय को इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस जो होती है उनको इशू करने की भी परमिशन दी गई थी। इसका क्या मतलब है, पहली बात तो उनको इसके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और दूसरा ये 6 महीने तक ही जब ये लगती थी तो उसके बाद ही प्रोमलगेट यहाँ पर रहती थी। फैक्ट इसी है, लॉर्ड कनिंग जो थे वो पहले उन्होंने नॉमिनेट किया था 3 इंडियंस को अपनी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। इसमें आप महाराजा और पटियाला को याद रखिएगा, राजा बनारस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो थे सर दिनकर राव। तो इनको ये परमिशन दी गई थी, इनको चुना गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया गया था। लेकिन मेन पॉइंट पता है क्या है कि इनके पास में एक्चुअली में ना वोट करने की यहाँ पर पावर थी, ना इनके पास में कोई सवाल पूछने की पावर थी, ना कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये पूछ सकते थे, जस्ट आके इनको बैठ के जाना था। खैर फिर हमारा नेक्स्ट काउंसिल एक्ट आता है 1892 को। तो फीचर्स इसके क्या है, इसने जो नंबर थे मेंबर्स के नॉन ऑफिशियल काउंसिल के अंदर उसको बढ़ा दिया था। लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो बजट एंड क्वेश्चन वगैरह को पूछ सकते थे। नॉमिनेशन सिस्टम जो था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए वो इसको लेकर आ गए थे। वाइसरॉय अपॉइंट कर सकता था नॉन ऑफिशियल मेंबर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, और जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे वो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए नियुक्त कर सकते थे। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या होगा, अगेन वही थोड़ी थोड़ी पावर मिलती जाएगी। जैसे अभी सबसे पहले क्या हो रहा है देखो, 1861 में क्या हुआ कि यहाँ पर वाइसरॉय की काउंसिल के लिए 3 लोगों को नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे उनको चुनाव करने की परमिशन मिली। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 1892 में देख पाते हैं कि अब जो प्रोविंस थे उनके लिए भी नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पर काम करेंगे। अब 1909 में क्या होगा, थोड़ी सी फ्रीडम और मिलेगी। इसमें क्या होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स है उसके जो मेंबर थे उसको 16 से 60 कर दिया गया। अब इसमें भी यानी कि इंडियंस भी ज़्यादा जाएंगे, लेकिन इसमें एक टच ये था कि इंडियंस जो है उनकी मेजॉरिटी नहीं हो सकती है। तो जो ऑफिशियल मेंबर है जो कि ब्रिटेन से आए हैं उनकी मेजॉरिटी रहेगी, इंडियंस की मेजॉरिटी नहीं होगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर मेंबर जो है प्रोविंशियल असेंबली के वो कांस्टेंट नहीं थे, अपनी मर्जी से किसी में 60 भी हो सकते हैं, किसी में 40 भी हो सकते हैं। मेंबर जो थे काउंसिल्स के उनको एम्पावर किया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एक सवाल के बाद में दूसरा, और बजट के ऊपर कुछ भागों को छोड़ के जो कुछ पार्ट्स थे जिसमें वाइसरॉय की सारी चलती थी उनको छोड़ के रेजोल्यूशन भी यहाँ पर मूव किए जा सकते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे उनको अलाउ कर दिया गया कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी वो लेकर आ सकती हैं, राइट। सो ये काफ़ी बड़ा चेंज हमें दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऐसा नहीं है कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आएगी, यहाँ पर तो यूरोपियन ही ज़्यादा होने चाहिए या ब्रिटिशर्स से ज़्यादा होने चाहिए। बट इन द केस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हमें दिखाई देती है। इंडियन वर एडमिटेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। अभी तक क्या था कि आपको कानून बनाना है, और क्योंकि इंडियंस मांग भी यही कर रहे थे कि हमारा देश है, हमें एडमिनिस्ट्रेटर करने का यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, मॉडरेट्स की तरफ भी ये था। लेकिन अब क्या हो चुका है, 1909 की बात चल रही है। हम देखते हैं कि 1907 के अंदर कांग्रेस में भी स्प्लिट आ चुकी है। हम देखते हैं कि मॉडरेट एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका ग्रुप बन रहा है, धीरे धीरे रिवोल्यूशनरीज आना शुरू हो जाएंगे, मुस्लिम लीग जो है वो बन चुकी है। तो अब जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अरे कानून हमारे लिए हम ही बनाएंगे, लेकिन अब हम गवर्न भी खुद ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून बनाओ और फिर आप जो राज है वो आप ही करो, नहीं, हम संभाल सकते हैं अपने देश को।
तो ये सब माहौल बना हुआ है। सोचिए ऐसा माहौल बना हुआ है तो वो क्या करेंगे? वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आप लोग आ जाओ, कोई बात नहीं, एक एक दो दो मेंबर आ जाओ और आप लोग भी यहाँ पर दिखाओ कि देखो इंडियन जो हम यहाँ पर काम करें। इवन 1882 मैंने शायद गलती से लिख भी दिया था, 1892 के एक्ट के लिए वो इसी वजह से लिखा गया था क्योंकि दादा भाई नारोजी जो थे वो 1882 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए बैठे हैं। सोचो, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर और उन्होंने ही यहाँ पर बताया कि कैसे इंडिया में अन ब्रिटिश रूल होना चाहिए और क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो भी उन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो ऐसा माहौल चल रहा है, तो ऐसे माहौल के अकॉर्डिंग ही फिर कानून भी आएंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेंबर थे खास करके इंडिया के अंदर उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एज वेल एज गवर्नर दोनों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, यानी कि वाइसरॉय यानी कि सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें भी, और गवर्नर यानी कि प्रोविंशियल्स में भी वो जा सकते थे। फिर एक कम्युनियल रिप्रेजेंटेशन जो है सिस्टम वो ये इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये काफ़ी बड़ी बात है, सोचो इससे पहले क्या हुआ है। हम देखते हैं कि 1906 के अंदर इंडियन में जो इंडियन मुस्लिम लीग है वो बन चुकी है। अब जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो सोशल रिफॉर्म है वो पॉलिटिकल अवेकनिंग के साथ साथ आए थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं जिनका ये मानना था कि पॉलिटिकल जो भी रिफॉर्म हमें लेकर आने हैं खासकर इंडिया के अंदर वो बिना सोशल रिफॉर्म्स के आ ही नहीं सकते हैं, समाज को पहले सुधारना होगा। अब एजुकेशन, क्योंकि जो हिंदूज थे वो थोड़े से प्रोमिनेंट थे। अब ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल कुछ भी मतलब कम्युनियल जो सिस्टम है, टेंशन है, उनको नहीं बढ़ाना है, लेकिन जो इतिहास में हुआ हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमें ये बात समझ में आती है कि जो इस्लामिक कम्युनिटी थी एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट पारसी कम्युनिटी, वो थोड़ा सा उनके अंदर जो एजुकेशन है वो थोड़ा लेट में आई, क्योंकि ये लोग पहले काफ़ी डिप्लोमेटिक आप बोल सकते हैं, डाउटफुल बोल सकते हैं, वो इंग्लिश एजुकेशन को लेकर बड़े थे। और जब इन्होंने ये सीखने की कोशिश नहीं की और काफ़ी लेट मतलब 1864 तक जाने के बाद में यहाँ से हम देखते हैं कि पहले कुछ ऐसे स्कूल्स बनते हैं, कॉलेज बनते हैं जिनकी स्थापना हो रही है। अलीगढ़ में हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। सर जो अहमद खान है, सर सैयद खान, सॉरी नॉट अहमद, तो जो सर सैयद हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। सो कुछ का तो ऐसा भी मानना था कि जो मुस्लिम लीग है या जो खासकर 1857 के बाद में जो यूनिटी देखी गई थी, पहले मुस्लिम्स के ऊपर उसको डाल दिया गया था। फिर उसके बाद में जो स्वराज के लिए यहाँ पर सत्याग्रह वगैरह हो रहा है, पहले ही जो मॉडरेट्स के द्वारा करवा दिया गया था, तो उसमें हिंदू ज़्यादा रोल ले रहे थे। तो यहाँ पर काइंड ऑफ आईएनसी के खिलाफ में जो है वो इनको तैयार किया जा रहा था कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए। अगेन पॉइंट वही था कि डिवाइड एंड रूल करना है, ठीक है। तो जो यूनिटी है खासकर जब बंगाल का भी हम देखते हैं डिवीज़न किया जा रहा था, तो रक्षाबंधन के त्यौहार को आपको पता है बंगाल के अंदर लोगों ने ऐसा मनाया था कि मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जो लीडर्स थे वो एक दूसरे को ऐसा कुछ फ़र्क दिखा रहे थे या कुछ नहीं। आईएनसी के अंदर में हर तरीके की रिप्रेजेंटेशन हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो रिफॉर्म्स है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वो थोड़ा लेट आए, और क्योंकि अभी ये लोग उनको और ज़्यादा लालच दे जा रहे हैं। बंगाल को भी जब पार्टिसिपेट किया गया तो बोला गया कि जो अब आज के समय का बांग्लादेश है या जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया था जो उस समय पर उड़ीसा और असम के अंदर आ रहा था, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आप लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जमींदार वगैरह थे वो हिंदू ही थे, कि उनसे बचाने के लिए हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर 1920s तक जाते जाते मुस्लिम लीग भी ये बात समझ जाएगी कि ये सब बकवास कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। और खैर ये सारी बहुत सारी इसमें थ्योरीज़ हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही समझते हैं कि कम्युनल अवार्ड का मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इलेक्शन होगा, ठीक है। और उस इलेक्शन में, क्योंकि प्रोविंशियल में भी तो इलेक्ट होके ही लोग आ रहे थे, नॉमिनेट हो रहे थे, जिसमें जमींदार, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये सब बता रहे थे कि किसको इलेक्ट होके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब मुस्लिम यहाँ पर कोई कैंडिडेट आएगा ना तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए जो वोट करेंगे वो सब के सब मुस्लिम लोग ही होंगे, और ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। हालांकि आगे जाकर और लोगों के लिए भी बढ़ा दी जाएगी, और यही वो काइंड ऑफ मुद्दा था जिसकी वजह से पूना पैक्ट भी होगा आगे जाके महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, जिसमें खैर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको छोड़ दिया जाएगा, रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1909 में ही जो आज तक हमारे अंदर इतना काइंड ऑफ हमें भेदभाव दिखाई देता है या इतनी
थोड़ी सी टेंशन रहती है हमेशा, वो इतनी पहले नहीं थी जो अब इन सभी कारणों से बनने वाली है। तो खैर इसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लेकर आया जाता है। मुस्लिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वोट कर पाएंगे। लोकल बॉडीज़ एंड जमींदार वगैरह जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अगेन सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मिंटो जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और उन्हीं को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जो है फैक्चुअल तरीके से याद रखना है। इसके कुछ फैक्ट है, जैसे ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना है आपको कि वॉइसरॉय जो थे उनके नाम पहले आते थे और सेक्रेटरी जो थे उनके नाम बाद में आते थे। सो इस तरीके से ये था। सो मोर्ले जो थे वो हम यहाँ पर सेक्रेटरी, शायद मैंने गलत बोल दिया, सेक्रेटरी का नाम जो कि ब्रिटेन में बैठा है उसका नाम कहाँ पे आएगा, पहले आएगा। सो ये आपको याद रखना। और जो वॉइसरॉय है क्योंकि वो उसके अंडर में आता है ना, उसकी सारी परमिशन उसको देनी पड़ती है, तो वो बाद में आएगा। तो मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं और मिंटो यहाँ पर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले वाइसरॉय ऐसे बनते हैं जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। एज ए लॉ मेंबर उनको डाला गया था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990।